या सो बच्चा लोग, अपन ने लास्ट टाइम डिस्कस किया था प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर, बेसिक आइडिया हमने प्रोटीन्स का डिस्कस या कर दिया. ओके, सो in the previous lecture we had discussed regarding the idea of proteins obviously and the basic idea कि प्रोटीन एक्चुअली है क्या. तो यहां पर देखते हैं अपन ने क्या डिस्कस किया था कि प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स विच आर जॉइंट टुगेदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड्स. दैट्स द सिंपलेस्ट आइडिया. प्रोटीन किससे बने होते हैं? अमाइनो एसिड से. और दो अमाइनो एसिड किससे जुड़े हुए होते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड से. और मैंने साथ ही साथ बाकी बायोमोलिक्यूल्स में आपको एक कोरिलेशन बताया था कि जैसे कार्बोहाइड्रेट्स में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होते हैं, प्रोटीन में पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं, फैट्स में लिपिड्स में एस्टर लिंकेज होते हैं और डीएनए आरएनए में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होते हैं. ठीक है, आज अपन डिस्कस करेंगे एक बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स. नाउ एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, इन योर रिड्यूस्ड सिलेबस यू डोंट हैव द सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन एंड ऑल दैट, बट एक बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स आपको आना चाहिए. क्या है बेसिक क्लासिफिकेशन? लेट्स सी. सो दिस इज लेक्चर नंबर 4, बायोमोलिक्यूल्स. ठीक है, अब देखो फंडा क्या है, समझते हैं. व्हेन यू से प्रोटीन्स, व्हाट आर दे मेड ऑफ? टेल मी. किस चीज से बने हुए वो? अमाइनो एसिड, है ना. सो कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जो सिर्फ अमाइनो एसिड से बने हुए, जो कि सिर्फ अमाइनो एसिड से बने हुए, तो उनको अपन बोलते हैं सिंपल प्रोटीन्स. एकदम बहुत आसान, सिंपल प्रोटीन्स. ठीक है, दोज प्रोटीन्स दैट आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स ओनली. उसमें कोई अलग या नया ग्रुप नहीं है. ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज कि सर ये अलग या नया ग्रुप होता क्या है? ठीक है, वो उसके बारे में भी बात करेंगे. दूसरी वैरायटी होती है कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स. मेरे साथ बोलेंगे क्या होते हैं? कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स. एक होता है सिंपल, दूसरा होता है कॉन्जुगेटेड. नाउ यहां पर फंडा क्या है कि सिंपल वाले में देयर आर अमाइनो एसिड्स, सिंपल वाले में देयर आर अमाइनो एसिड्स. कॉन्जुगेटेड में अमाइनो एसिड्स तो रहेंगे, अमाइनो एसिड्स तो होंगे ही, नो डाउट. साथ ही साथ इसमें होंगे प्रोस्थेटिक ग्रुप्स. क्या होंगे? बोलो क्या होगा इसमें? प्रोस्थेटिक ग्रुप या प्रोस्थेटिक ग्रुप्स होंगे. इसका मतलब कि प्रोटीन के अलावा, अदर देन द प्रोटीन पार्ट, प्रोटीन पार्ट इज अमाइनो एसिड्स, बहुत सारे अमाइनो एसिड्स की चेन, प्रोटीन पार्ट, अदर देन द प्रोटीन पार्ट कुछ और भी लगा हुआ होगा. अब ये जो और भी जो है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप. दिस मे बी आइदर एरोमेटिक रिंग, ना, बेंजीन की रिंग हो सकती है, मेटल का एटम हो सकता है ना, एल्काइल ग्रुप, एसाइल ग्रुप हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है. बात समझे? तो बेसिकली आपके सिलेबस के हिसाब से अगर हम बात करें तो ज्यादा करके आप लोगों को प्रोस्थेटिक ग्रुप्स एज मेटल्स वाले काफी एग्जांपल्स हैं. जो पॉपुलर एग्जांपल है आपको पता भी होगा, आपने सुने होंगे, मैं आपको बता देता हूं. एग्जांपल, इसका नाम सुना है सबने? क्या लिखा मैंने? हीमोग्लोबिन. क्या करता है हीमोग्लोबिन? एनी आइडिया? हीमोग्लोबिन कैरीज, क्या करता है? इट कैरीज ऑक्सीजन इन द ब्लड, है ना. आप जब सांस लेते हो ऑक्सीजन में, तो ब्लड में हीमोग्लोबिन नाम का एक मॉलिक्यूल होता है जो उस ऑक्सीजन को कैरी करता है. आपके पूरे ब्लड सर्कुलेशन में सब जगह लेके जाने का काम किसका है? हीमोग्लोबिन का. अब सवाल ये नहीं कि उसका रोल क्या है, रोल तो ठीक है, बायोलॉजिकल हो गया, बट उसका केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो हीमोग्लोबिन, आपको ये याद रखना पड़ेगा, हीमोग्लोबिन दैट इज HB हैज आयन इज Fe एज प्रोस्थेटिक पार्ट. सो ऐसा बोल सकते हैं क्या हीमोग्लोबिन एक कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है? समझ में आया सबको? बोलो हाँ की ना. समझ में आया? यस और नो, है ना.
हीमोग्लोबिन में हीम यानी कि हीमोग्लोबिन में होता है हीम यानी कि आयन और ग्लोबिन यानी कि प्रोटीन। इजी, हीमोग्लोबिन। तो एक बहुत ही सिंपल सा मैंने एग्जांपल दिया। ऐसे ही सेम फॉस्फोप्रोटीन भी हो सकते हैं, जहां पर क्या लगाया होगा बच्चों, आइए तो कोई भी बता देगा। फॉस्फोप्रोटीन में प्रोटीन के साथ क्या लगाया हुआ है? फॉस्फोरस। लाइपोप्रोटीन में प्रोटीन के साथ क्या लगाया हुआ है? लिपिड। ग्लाइकोप्रोटीन में प्रोटीन के साथ क्या लगाया हुआ है? ग्लाइकोजन। सिंपल है ना। तो ये हीमोग्लोबिन एक टिपिकल एग्जांपल है जो मैंने बता दिया, वो याद रखना। बाकी तो आपको समझ में आ ही जाएगा, इजी। ग्लाइकोप्रोटीन, लाइपोप्रोटीन, फाइब्रोप्रोटीन, क्या बोलते हैं, फॉस्फोप्रोटीन। क्रोमोप्रोटीन भी होते हैं, कलर्ड वाले, कलर्ड सब्सटेंसेस के साथ भी। न्यूक्लियोप्रोटीन, जो न्यूक्लिक एसिड्स डीएनए आरएनए के साथ में होते हैं। तो प्रोटीन के साथ में जुड़े हुए आपको बहुत सारे लाखों करोड़ों स्ट्रक्चर मिल सकते हैं। उन स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स। बात समझ में आ गई सबको? Yes, good. Okay, now I want you to go to page number 307 of your state board textbook। ठीक है, 307। अब 307 पे 2-3 इंपॉर्टेंट लाइंस हैं जो हम मार्क करेंगे और यहां पर लिखेंगे भी ऑब्वियसली साथ साथ। ठीक है, इंपॉर्टेंट नोट्स अबाउट प्रोटीन्स। ये अगेन आपके बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी जरूरी नहीं है, पर एंट्रेंस यस डेफिनेटली, बोर्ड्स में भी एमसीक्यू में आ सकते हैं, बट एंट्रेंस में डेफिनेटली ये पॉइंट जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट प्रोटीन्स क्या क्या देखते हैं। पहला देखो, प्रोटीन्स गिव अल्फा अमाइनो एसिड्स which are carboxylic acids having amino group. Now the funda is, remember I told you all natural sugars are what form? D form, correct? वैसे ही all proteins when you break them down, कोई भी प्रोटीन ले लो उसको ब्रेक डाउन करो, ब्रेक डाउन यानी कि हाइड्रोलिसिस करो, all proteins on breakdown give not any amino acid, they give alpha amino acids. Now important point about amino acids, there are कितने अमाइनो एसिड्स होते हैं आपने सुने होंगे, there are 20 अमाइनो एसिड्स। कितने होते हैं बच्चों? 20 amino acids, out of which 10 are essential and 10 are non-essential। 10 कैसे हैं? एसेंशियल है, 10 नॉन एसेंशियल है। इसका मतलब कोई बता सकता है? एसेंशियल नॉन एसेंशियल का मतलब गेस कर सकते हो? यूजफुल, ओके। तो अगर वो नॉन यूजफुल है तो वो क्यों है बॉडी में, जब वो काम के ही नहीं है? तो ऐसा है क्या? नॉन यूजफुल नाम का कोई चीज होता तो वो बॉडी में क्यों होता? लॉजिकली सोचो। देखो ये नाम थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। हाँ, देखो मैं आपको बताता हूँ, बहुत सिंपल है। ये मैंने जानबूझ के पूछा बिकॉज बहुत बच्चों के दिमाग में क्या होता है, एसेंशियल मतलब जरूरी, नॉन एसेंशियल मतलब फालतू, नॉट जरूरी। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखो ध्यान से, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग है इसके पीछे लॉजिक। व्हेन यू से एसेंशियल वंस, एसेंशियल का मतलब हैव टू बी सप्लाइड थ्रू व्हाट? थ्रू फूड, है ना। और नॉन एसेंशियल का मतलब क्या होगा? नॉन एसेंशियल का मतलब अब खुद बताओ, चलो। आर प्रोड्यूस्ड विद इन द बॉडी, सिंपल।
व्हेन यू से नॉन एसेंशियल, इट मीन्स कि खाने में वो प्रोटीन रोज खाना जरूरी नहीं है. दैट इज व्हाट इट मीन्स नॉन एसेंशियल. क्यों जरूरी नहीं है? क्योंकि शरीर उसको खुद ही मैन्युफैक्चर कर सकता है कि कर सकता नहीं है? कर सकता है. इसलिए खाने में खाना जरूरी नहीं है उसको. पर एसेंशियल क्या है? एसेंशियल जरूरी. जरूरी मतलब कंपलसरी. कौन से कंपलसरी, कौन से जरूरी है? वो जो रोज खाने में खाने पड़ेंगे भाई. वो नहीं खाओगे तो वो बनने वाले नहीं है. बात समझ में आई है ना? अच्छा, अब और एक बहुत ही जरूरी पॉइंट, ये तो बोर्ड्स हो या सीईटी हो या जेई हो, सबसे जरूरी पॉइंट है इसमें अमाइनो एसिड्स वाले पार्ट में. जैसे कि मैंने कहा था कि ऑल द कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑप्टिकली एक्टिव. याद है हमने डेफिनेशन में ही लिखा था. वैसे ही ऑल अमाइनो एसिड्स आर ऑल्सो ऑप्टिकली एक्टिव. साहिल, टेल मी, ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए क्या जरूरी है? प्लेन पोलराइज लाइट को वो रोटेट करता है. यस, लेकिन कौन सा कंपाउंड प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर पाएगा? जिसके पास क्या होना चाहिए? काइरल कार्बन होना चाहिए. वेरी गुड. उसके पास क्या होना चाहिए? काइरल कार्बन होना चाहिए. ओम, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के दो फॉर्म होते हैं. कौन से? एक राइट एक लेफ्ट. कौन सा होता है वो? ओके जॉनथन, यू टेल मी. ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के दो फॉर्म होते हैं. कौन से? So here glycine is the only क्या? ऑप्टिकली इनएक्टिव अमाइनो एसिड. नाउ पिछले पेज पे मैंने एक वर्ड लिखा था अल्फा अमाइनो एसिड. याद है सबको? जॉनथन, आई आस्क्ड यू अ क्वेश्चन. लाइट जब राइट या लेफ्ट को जाएगी तो उसको कौन सा फॉर्म्स बोलते हैं अपन? ध्रुव, जो लाइट को राइट पे लेके जाए वो कौन सा है? कौन सा रोटेटरी? व्हाट इज द वर्ड दैट वी यूज फॉर इट? लीवो रोटेटरी होता है. एंटी, हाँ, लीवो रोटेटरी लेफ्ट साइड एंटी क्लॉकवाइज, और डेक्स्ट्रो रोटेटरी राइट साइड का डेक्स्ट्रो रोटेटरी. ठीक है. सो ग्लाइसिन इज द ओनली ऑप्टिकली इनएक्टिव अमाइनो एसिड. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन बन जाता है, whether it is with respect to your boards MCQ or CET or JEE or whatever. हाँ जी. ओके, देखो ग्लाइसिन जो है वो एकमात्र ऑप्टिकली इनएक्टिव अमाइनो एसिड है. अब वो क्यों ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा? थोड़ा लॉजिकली सोचो और बताओ. क्या उसके पास काइरल कार्बन होगा? क्या काइरल कार्बन नहीं होगा? लॉजिकल बात है. अच्छा, इट इज एन अमाइनो एसिड. इट इज एन अमाइनो एसिड. अच्छा, इट इज अल्फा अमाइनो एसिड. ये भी पक्का है, मैंने पिछले पेज पे अभी लिखा था. तो इसमें अमाइनो ग्रुप चाहिए. देखो लॉजिकल है, बच्चे क्या करते हैं, रट्टा मारते हैं, इसलिए गड़बड़ होती है. आप सोचो, अल्फा बोला है और अमाइनो एसिड बोला है, तो एसिड ग्रुप लगा दिया, अमाइनो ग्रुप लगा दिया. इसमें कुछ टफ था क्या? नहीं, बहुत इजी था. हाँ सर, आपने एसिड ग्रुप लगाया और ये. अच्छा, इसमें अगर मैं लॉजिकली देखूं तो ये मेरा मेन फंक्शनल ग्रुप, तो ये मेरा अल्फा कार्बन, तो अल्फा पे अमाइनो, तो हुआ ना अल्फा अमाइनो एसिड. बोलो हाँ कि ना? सही है. हाँ, अब एक ही बात, एकमात्र तरीका ये है इसके ऊपर
इसको अकायरल बनाने का एकमात्र तरीका ये है कि जो बाकी दो वैलेंसी वो सेम होनी चाहिए, तो बस मैंने लगा दिए 2 हाइड्रोजन, ये बन गया स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइसिन। क्या ये कायरल है? नहीं। तो क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा? बिल्कुल नहीं होगा सर। सबको बात समझ में आ गई? बोलो हाँ कि ना। हाँ, तो स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइसिन या फिर व्हाई ग्लाइसिन इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऐसा 2 मार्क के लिए आपको बोर्ड्स में शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आ सकता है और काफी बार आता भी है। तो आपको सिंपली ये बताना है कि सारे पहली बात तो 20 अमाइनो एसिड होते हैं, 10 एसेंशियल होते हैं, 10 नॉन एसेंशियल होते हैं। दूसरी बात कि सारे अमाइनो एसिड्स अल्फा अमाइनो एसिड्स होते हैं, ठीक है, नेचर में। फिर वो सारे ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। क्यों? क्योंकि उन सबके पास कायरल कार्बन होता है। ग्लाइसिन का ये स्ट्रक्चर है, इसके पास कायरल कार्बन नहीं है, हेंस ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। सिंपल। समझ में आ गया सबको? अच्छा, नाउ गो टू पेज नंबर 308। यू विल फाइंड अ नाइस बिग टेबल, बड़ा सा टेबल मिलेगा आपको, है ना। उसमें देखो टेबल की हेडिंग क्या लिखी हुई है, स्टार मार्क किए हुए एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। जो स्टार मार्क किए वो कौन से? वो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स दिख रहा है आप लोगों को, है ना? यस। तो उसमें देखो वैलिन, लूसीन, आइसोलूसीन, थ्रियोनीन, मिथियोनीन, फिनाइल एलानीन, ट्रिप्टोफैन, लाइसीन, आर्जिनिन, हिस्टिडीन, ये दिए हुए हैं 10 अमाइनो एसिड एसेंशियल। ऑब्वियसली आपको वो टेबल देख के तो याद रहेगा नहीं, तो आपको चाहिए दुबे सर की ट्रिक। और ट्रिक क्या थी? ट्रिक क्या है? सिंपल, मैं आपको बता देता हूं। लिस्ट ऑफ एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। कैसे याद रखेंगे बच्चों? द इजीएस्ट वे टू रिमेंबर। कितने हैं एसेंशियल अमाइनो एसिड्स? कितने हैं? 10 ना। यू रिमेंबर इट इजीली एज AV हिल। कैसे? AV हिल MPTT। बस कैसे याद रखेंगे? AV हिल MPTT। A से है आर्जिनिन, V से है वैलिन, चेक करते जाओ टेबल आपके सामने। H से है हिस्टिडीन। आप नोटिस करेंगे जो एंड है वो भी इन, INE, वो तो स्टैंडर्ड है। बोलो हाँ कि ना। I से है आइसोलूसीन, L से है लूसीन। हाँ जी बोलो। हाँ तो एलेनिन नहीं, मैंने आर्जिनिन बोल लिखा है बेटा, मैंने एलेनिन कहाँ बोला? मेरी हैंडराइटिंग इतनी खराब है, तेरे को आर्जिनिन एलेनिन दिख रहा है। लूसीन, लाइसीन, मिथियोनिन। अच्छा, मिथियोनिन को ध्यान से देखना। आपको मिथियोनिन सब लोगों को मिला 11 नंबर पे, है ना? देखो मिला ना आपको? हाँ। और उसके बाद, हाँ, उसके बाद 12 नंबर पे आपको मिलेगा फिनाइल एलानीन। फिनाइल एलानीन, है ना? फिर थ्रियोनिन तो है ही, एंड ट्रिप्टोफैन। यस, ट्रिप्टोफैन एंड थ्रियोनिन। Now if you ask me for your board exams, you need not remember these इतना सारा, not necessary. Just remember glycine. Glycine is not an essential amino acid, means it is produced in your tissues, अपने आप बनता है बॉडी में। देखो यहाँ पे नहीं है ना ग्लाइसिन का नाम। ये सारे हम लोगों को रोज हमारे फूड में चाहिए। आई होप ये समझ में आ गया बच्चों को सबको। Yes, easy to remember. Okay, as I said, I'm not going to waste your time with the primary, secondary, tertiary structures of protein. Anyway, उसमें कोई बहुत ज़्यादा इतना कुछ है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हाउ द केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन। अगर मैं बात करूं हाउ पेप्टाइड बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। अगेन इसके ऊपर आपको क्वेश्चन नहीं आएगा, बट ये फंडामेंटल चीज है, ये आना चाहिए। और ये नहीं समझेगा तो पॉलीमर चैप्टर में बहुत दिक्कत हो जाएगी, नायलॉन समझ में नहीं आएगा, इसलिए ये समझाना बहुत जरूरी। देखो यहाँ पे, तो यहां पर फंडा ये है, हाउ आर पेप्टाइड बॉन्ड्स फॉर्म्ड। ठीक है, मैं यहां पे लिख देता हूं, हाउ आर पेप्टाइड बॉन्ड्स फॉर्म्ड, ये समझ लो। तो मुझे बताओ पेप्टाइड बॉन्ड्स किन दो चीजों के बीच में बन रहे थे? बिटवीन टू, नो, बिटवीन टू अमाइनो एसिड्स। यस,
not between two proteins, they were being formed between two amino acids. Now remember, point number 1. Can I say an amino acid, let's say CH3, C, H, NH2 और COH, अमाइनो एसिड ऐसा हो सकता है. ग्लाइसिन था तो मैंने बोला था कि यहां पर NH2 है और यहां पे समझो H था, ग्लाइसिन था. अब ग्लाइसिन के बाद दूसरा अगर मुझे लिखना है तो मैं ऐसा लिखूंगा CH3. अब ये कायरल हो गया, बोलो हाँ कि ना. पहले ये तो जज करो. First you have to judge whether this is chiral or not. Yes or no? Tell me, is this chiral? No. Who said no? Which idiot said no? 1, 2, 3 और 4. 4 अलग अलग ग्रुप दिख रहे कि नहीं दिख रहे? कायरल कार्बन है ना सेंटर वाला यार. ऑफ कोर्स है. 4 अलग अलग ग्रुप दिख रहे यार. तो ये कायरल है. ठीक है ना, ये कायरल है. ओके. अगर यहां पर H होता तो ये ग्लाइसिन होता, तो ये अकायरल. वही, दैट इज द ओनली वन दैट वाज नॉट. बट यहां पर मैंने क्या लगाया? CH3 लगाया यार. देखो किसने अकायरल बोला था, उसको समझ में आया? आई डोंट नो हु सेड इट, बट जिसने भी बोला उसको समझा. आई होप सो. सो ये कायरल है, ऑप्टिकली एक्टिव. चलो मान लिया. अच्छा, दूसरी बात, अगर ये सेम मॉलिक्यूल 2 बार मैंने रिपीट करा. क्या किया मैंने? रिपीट किया. ध्यान से देखना. अब आप बोलोगे सर आपने ऐसा क्यों लिखा? ध्यान से देखो. मैंने NH2 को कैसा लिखा है बच्चों? NHH ऐसा लिखा है. बात समझ में आई सबको? बोलो हाँ कि ना. अब मैं तीसरी बार भी सेम मॉलिक्यूल रिपीट कर रहा हूं. मतलब मैं एक चेन बनाने की कोशिश कर रहा हूं जहां पर सेम अमाइनो एसिड बहुत बार रिपीट होगा. सेम अमाइनो एसिड यहां पर अभी 3 बार रिपीट हुआ है. बहुत बार n नंबर ऑफ टाइम्स में रिपीट हो सकता है. नाउ सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन. इट्स सो ब्यूटीफुल एंड नाइस. इट्स सो सिंपल. ये दोनों के बीच में से वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा. बोलो हाँ कि ना. यस. सेम वे यहां से वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा. सो अब जो स्ट्रक्चर मुझे मिलने वाला है इनकी बॉन्डिंग होने के बाद, वो कुछ इस तरह का दिखेगा. H2N C H CH3. ये जो था ये C डबल बॉन्ड O था. बोलो हाँ कि ना. C डबल बॉन्ड O था. यहां से H2O निकल गया. हाँ जी बोलो. क्या ये एरो मतलब ये तीनों को मिला के मैंने ऐसा किया. रे बाबा एरो मैंने नाइट्रोजन का लोन पेयर वाला एरो नहीं है वो. वो नाइट्रोजन का लोन पेयर वाला एरो नहीं है. अच्छा हाँ समझा. ये देखो ये H2O यहां से निकला, ये H2O यहां से निकला. ठीक है, ऐसा कर दिया बस. अब इजी हो गया है ना. अच्छा नोट करना बच्चों कि यहां पर C डबल बॉन्ड O NH बॉन्ड बना. बोलो हाँ कि ना. same way, this is the end of the page. Once I finish it, you take the screenshot. Wait. अब देखो यहां पर भी क्या किया मैंने सिर्फ लाइन से जो वाटर मॉलिक्यूल हटा के बाकी जो बचा उसको लिखते जा रहा हूं. देखो C डबल बॉन्ड O, वापस NH, वापस C H CH3 COOH. नोट ध्यान से क्या कर रहा हूं मैंने अगर मेनी अमाइनो एसिड्स लिखे, आई हैव रिटन मेनी अमाइनो एसिड मॉलिक्यूल्स, देन NH2 एंड COOH, यानी कि NH2 बोले तो अमाइन है, वो बेसिक होता है. COH बोले तो एसिड है, वो तो एसिडिक होगा ऑब्वियसली. तो एसिड और बेस मिलकर वाटर मॉलिक्यूल निकाल देंगे और एक सॉल्ट बनाएंगे. करेक्ट? यस. तो चेक द टाइप ऑफ बॉन्ड बीइंग फॉर्म्ड हियर. क्या बन रहा है? C डबल बॉन्ड O NH. यहां पे क्या बन रहा है? C डबल बॉन्ड O NH.
तो हर दो अमाइनो एसिड के बीच में क्या बन रहा है बच्चों? C डबल बॉन्ड ओ NH। बोलो हाँ कि ना, है ना? चलो इसका पहले जिसको भी लेना है स्क्रीनशॉट वो ले लो। चलो वैसे मैंने PDF सारे भेजे हुए हैं आप लोगों को, जैसे जैसे लेक्चर खत्म हुआ मैंने PDF भेजा, लेक्चर 2 लेक्चर 3 का भी PDF भेजा हुआ है ना, बट जस्ट इन केस ले लो, आपको चाहिए तो स्क्रीनशॉट, ठीक है? यस। सो यहां पर आपको यह समझ में आया कि जो C डबल बॉन्ड ओ NH बॉन्ड बना था बच्चों, ये रिपीट हो रहा है। बोलो हाँ कि ना, ये रिपीट हो रहा है थ्रू आउट द चेन, और इसको हम लोग बोलते हैं पेप्टाइड लिंकेज। क्या बोलते हैं इसको? पेप्टाइड लिंकेज, और you can call it amide linkage also. Peptide is a more popular term, but you can also call it amide linkage, right? You can call it peptide linkage or you can call it amide, AMIDE, amide linkage. क्यों amide linkage? Because वो acid और amine group के बीच में बना है, amide linkage, ठीक है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। अगेन, हाउ इज पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म? बाय कंडेंसेशन, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल बिटवीन टू अमाइनो एसिड मॉलिक्यूल्स। आप नोटिस करेंगे, आपको याद आएगा, तो मैंने आपको ये सेम फंडा ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के बीच में भी बताया था सुक्रोज बनाते वक्त। याद आया हाँ कि ना? मैंने क्या बोला था वहां पे कि भाई C6H12O6 ये ग्लूकोज है और C6H12O6 ये फ्रुक्टोज है। जब दोनों मिलते हैं तो C12H24O12 बनना चाहिए, बट इसमें से -H2O कर दो तो आपको सुक्रोज मिलता है, दैट इज C12H22O11। याद आया सबको? बोलो हाँ कि ना, है ना? ये सेम फंडा, हमने सेम फंडा लगाया था, तो यही बस इसी फंडे को कंटिन्यू करते हुए हमने यहां पर भी सेम चीज किया। वहां पे हमने दो ग्लूकोज यानी कि दो मोनोसैकेराइड के बीच में से वाटर निकाला था, यहां पर हम लोगों ने दो अमाइनो एसिड के बीच में से निकाला है। फंडामेंटल प्रिंसिपल रिमेन्स द सेम। और एक आखिरी पॉइंट कि भाई दो अमाइनो एसिड तो पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ते हैं, तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का दिखता है। देखो, अमाइनो एसिड 1, फिर अमाइनो एसिड 2, फिर अमाइनो एसिड 3, फिर अमाइनो एसिड 4, फिर अमाइनो एसिड 5, ऐसे करके प्रोटीन में कितने भी n नंबर ऑफ अमाइनो एसिड आप लगा सकते हो। तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, अमाइनो एसिड 1, अमाइनो एसिड 2, अमाइनो एसिड 3, अमाइनो एसिड 4, अमाइनो एसिड 5, सो ऑन एंड सो फोर्थ। यहाँ पे डॉट डॉट डॉट, यानी कि द चेन विल कीप ऑन कंटिन्यूइंग। बट इंपॉर्टेंट पार्ट टू नोट इज, ये सारे अमाइनो एसिड एक जैसे हैं ऐसा कंपलसरी है क्या? ये बताओ। नो, ऑब्वियसली नॉट। मेरे पास 20 पॉसिबल वैरायटी है ना अमाइनो एसिड्स की, 10 एसेंशियल है, 10 नॉन एसेंशियल है। मैं उसको किसी भी कॉम्बिनेशन में लगा के प्रोटीन बना सकता हूं। I can place them in any combination and I can create protein. What is the compulsory thing here? That between the two amino acids, this will be a peptide bond, peptide bond, peptide bond, peptide bond. Everywhere there will be peptide bond. I hope ये बात एकदम से सबके दिमाग में चली गई, क्लियर हो गई कि प्रोटीन किस तरह का दिखता है ना? अच्छा, अब एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। देखो, समझो कि ये जो प्रोटीन है, इसको मैंने कॉपी कर लिया, ठीक है? इस प्रोटीन को हमने कॉपी कर लिया, ठीक है? समझो, अब मेरे पास दो पेप्टाइड चेन हो गई। बोलो हाँ कि ना? Now I have two chains of peptides. Now the two chains of peptides can also be joined to each other.
ठीक है, इसके ऊपर इस साल एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। आप देखो मैंने क्या बनाया, 2SS यानी कि सल्फर ना। तो ये ध्यान से देखना, अमाइनो एसिड को जोड़ना है तो क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड। पर दो पूरी पूरी प्रोटीन की चेन, दो पूरी पूरी पेप्टाइड की चेन को जोड़ना है तो क्या बॉन्ड्स है बताओ। तो बॉन्ड, अभी मैंने 2S लिखे तो क्या नाम होगा, लॉजिकली कुछ सोच के बताओ क्या नाम होगा। मैंने 2S लिखे तो two peptide chains are joined by डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। क्या है ये, लॉजिकल है, बोलो हाँ की नाम। मैंने 2 सल्फर लगाए ना बच्चों, तो क्या नाम रखा उसका, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, है ना। तो अगर आपको ऐसा कोई पूछे कि भाई विद इन अ प्रोटीन मॉलिक्यूल के अंदर ही अंदर अगर हम देख रहे हैं तो 2 अमाइनो एसिड किससे जुड़े हैं, तो आप बोलोगे सर पेप्टाइड लिंकेज से, पेप्टाइड बॉन्ड से। बात समझ में आई। लेकिन अगर मैं बोलूं 2 अलग अलग प्रोटीन की चेन है, वो किससे जुड़ी हुई है, तो आप बोलोगे सर वो डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी हुई है। बात क्लियर हो गई, गया दिमाग में, बोलो हाँ कि ना। ओके चलो, वेरी गुड। अभी आ जाओ डायरेक्टली पेज नंबर, जैसा मैंने कहा कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी क्वाटरनरी नहीं है, सीधा आ जाओ पेज नंबर 314 पे। 314, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट क्वेश्चन, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट क्वेश्चन, ठीक है, फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स, नॉट सो मच फॉर योर एंट्रेंस बट बोर्ड एग्जाम्स। यस, व्हाट इज डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन्स, ये क्वेश्चन आता है। क्या होता है, डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन्स। अच्छा मुझे ये बताओ, दूध में प्रोटीन होता है, मिल्क में होता है हाँ कि ना, होता है ना, मिल्क में प्रोटीन होता है। अच्छा नहीं, लैक्टोज उसका शुगर है, लैक्टो प्रोटीन नाम का कुछ नहीं होता। मिल्क के प्रोटीन का नाम होता है केसीन, आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, केसीन होता है मिल्क में। खैर वो आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए ये जानना जरूरी है कि मिल्क में प्रोटीन होता है। अच्छा दूसरा, एग में प्रोटीन होता है, हाँ अगर कोई इंसान लैक्टोज इंटॉलरेंट है तो वो मिल्क नहीं पी सकता, उसको मिल्क हजम ही नहीं होगा, क्योंकि वो लैक्टोज शुगर जो है मिल्क का, वो उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता। अच्छा ये चीज को ध्यान देना, आई सेड egg has protein, I said milk has protein. What is the common thing between milk and egg? If you think logically, forget chemistry for a minute, think logically and tell me. जब मिल्क को आप लेके बहुत सारा बॉईल करते हो, बहुत बॉईल करते हो, तो वो गाढ़ा हो जाता है, उसकी रबड़ी बन जाती है, हाँ के ना। सेम वे आप अंडे को फोड़ो, एग को ब्रेक करो और पैन में डालो, तो जैसे आप उसको हीट करते हो वो कोएगुलेट होकर ऑमलेट बन जाता है। ये भी लॉजिकल बात, जो अंडा नहीं खाता उसको भी एटलीस्ट देखा तो होगा ना पिक्चर में, खाना खजाना में संजीव कपूर को देखा होगा बनाते हुए। कहने का मतलब ये है कि whenever you have something that is made up of protein and you either heat it to a very high temperature or you add acid or something to it, then what happens, it starts coagulating. वो प्रोटीन क्या हो जाता है, कोएगुलेट हो जाता है, वो गाढ़ा बन जाता है, एक थिक मास बन जाता है। यस और नो, है ना। आपने ये भी एक्सपीरियंस किया होगा, दूध में कभी गलती से अगर नींबू, लाइम, लेमन की एक बूंद भी गिर जाए, लेमन में होता है सिट्रिक एसिड बाय द वे, तो दूध फट जाता है। दूध फटने के बाद क्या होता है, अंदर से कोएगुलेटिंग पनीर जैसा निकलता है ना, तो वो क्या है एग्जैक्टली तो वो बेसिकली क्या है, वो कोएगुलेट हो गया। हाँ दूध खराब हो गया हो तो ठीक है, खराब तो होगा ही, पर वो कोएगुलेट हो गया, एंड दैट कोएगुलेशन इज बेसिकली नथिंग बट द डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन। ठीक है, सो हाई टेम्परेचर से भी हो सकता है, एसिड से भी हो सकता है, बेसिस से भी हो सकता है। आप मार्क करोगे अपने बुक में पेज नंबर 314 पे, बोल्ड में आपको पूरा लंबा एक उसका एक्सप्लेनेशन मिलेगा। मिला, देखो, डीनेचरेशन इज अ प्रोसेस बाय विच द मॉलिक्यूलर शेप
of the protein changes without breaking the peptide bonds. It results in disturbing the secondary, tertiary or quaternary structure and causes change in properties of the protein. ठीक है, सो डीनेचरेशन वो पूरा पार्ट आपको मार्क करना है. Is that clear to everybody? Agam, are you there online? Agam is not there. You're there. अच्छा, ओके कूल, ठीक है. उसके बाद आते हैं हम लोग एंजाइम्स वाले पार्ट पे. अगेन एंजाइम्स आर नॉट देयर इन डिटेल फॉर यू, एंड एंजाइम्स इज मोर ऑफ लाइक अ बायोलॉजिकल थिंग. केमिस्ट्री के हिसाब से इतना नहीं याद करना है, बट बेसिक आइडिया विल गिव यू. पहले ये बताओ, मैंने ये एक स्टेटमेंट लास्ट लेक्चर में बोली थी, ऑल एंजाइम्स आर व्हाट? प्रोटीन्स. एंड एंजाइम्स एक्चुअली होते क्या है? बायोकेमिकल कैटलिस्ट, ये मैंने बोला हुआ है. एंड एंजाइम्स फंक्शन ऑन लॉक एंड की मैकेनिज्म. Functioning of enzymes takes place by lock and key mechanism. जरा समझते हैं लॉक एंड की मैकेनिज्म क्या होता है. आपके पास अगर लॉक एंड की है तो उसका फायदा क्या है कि ये चाबी से ये वाला ताला खुलेगा. बोलो हाँ कि ना, है ना. सो विच मीन्स दिस गिव्स अस स्पेसिफिक एक्शन, रैंडम नहीं. इट गिव्स अस स्पेसिफिक एक्शन कि ये वाला एंजाइम इस वाले सबस्ट्रेट पे ही काम करेगा. फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें एग्जाम्पल के तौर पे, तो लाइपेज नाम का एंजाइम है, किस पे काम करेगा बच्चों? लिपिड पे. प्रोटीएज नाम का एंजाइम है, बताओ किस पे काम करेगा? कोई गधा भी बता सकता है. तो प्रोटीएज किस पे काम करेगा? प्रोटीन पे, ऑब्वियसली. डीएनएज नाम का एंजाइम है, डीएनएज किस पे काम करेगा? हाँ, इसका ये मतलब है कि हर एंजाइम का अपना एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट है. सबस्ट्रेट मतलब जिसके ऊपर वो एंजाइम काम करेगा. एंजाइम क्या काम करेगा? उसके ब्रेकडाउन में हेल्प करेगा. क्या करेगा? उसके किस में हेल्प करेगा? ब्रेकडाउन. एंड नोट करो, आपको यहां पर एज वर्ड सुनते ही आपको समझ में आना चाहिए दैट वी आर टॉकिंग अबाउट एन एंजाइम. लाइपेज, प्रोटीएज, डीएनएज, है ना, टायरोसिनेज, एटसेट्रा एटसेट्रा. तो आपको ये पक्का मालूम पड़ जाएगा देख के ही कि हाँ ये एंजाइम की बात हो रही है, और जिस एंजाइम का नाम है वो उसके सबस्ट्रेट से डिराइव्ड नाम है. नाम कैसे डिराइव्ड है एंजाइम का? वो उसके सबस्ट्रेट से डिराइव्ड है. बात समझ में आई? इजी है ना, इजी है. तो पेज नंबर 314 के आखिरी पैराग्राफ की सेकंड लाइन आप देखो ध्यान से. अब आपको समझ में आ जाएगा उन्होंने क्या लिखा है. क्या लिखा है उधर जॉनथन? पेज 314 लास्ट पैराग्राफ सेकंड लाइन. You're not sitting with the book. Page 314, last paragraph, second line. What is written? Page 314. Page 314, last paragraph, second line. बोल्ड में कुछ लिखा हुआ नहीं दिख रहा है?
हाँ, क्या लिखा है उधर? लॉक एंड की मैकेनिज्म, दैट इज एंजाइम एंड सबस्ट्रेट recognize each other just like the lock and key recognize each other. अगर गलत एंजाइम आया तो काम नहीं हो पाएगा, और अगर एंजाइम नहीं है, जैसे अभी इसने पूछा था थोड़ी देर पहले कि जो लैक्टोज इंटॉलरेंट लोग हैं वो लैक्टोज को प्रोसेस नहीं कर पाते, क्यों? अभी ये समझ में आ जाएगा, क्योंकि उनके बॉडी में लैक्टेज एंजाइम नहीं बन रहा। बात समझ में आई? बोलो हाँ कि ना। समझा गधे बच्चों? वेरी गुड। ओके, इसके बाद आई थिंक सो या बस लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, दैट इज डीएनए एंड आरएनए, दैट विल फिनिश ऑफ। नाइस, ब्यूटीफुल। चलो लास्ट पार्ट, दैट इज न्यूक्लिक एसिड्स। क्या? न्यूक्लिक एसिड्स। ठीक है, अब न्यूक्लिक एसिड्स का फंडा जरा समझते पहले, क्या क्या होते हैं ये। दे आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। ये तो कोई गधा भी बता देगा, हाँ ठीक है। दे आर प्रेजेंट इन द, क्योंकि नाम ही वही है यार, क्या? न्यूक्लिक एसिड। तो कहाँ होते हैं? बोले सर न्यूक्लिक एसिड तो न्यूक्लियस में ही होते हैं। वाह, क्या बताया, वाह वाह सर, आपने क्या ही सिखा दिया आज। मतलब हम तो गैस ही नहीं कर पाते, है ना? न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियस में मिलते होंगे। सो प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल, बट इनका फंक्शन क्या है जरा वो समझते हैं। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड्स के दो वैरायटी है। न्यूक्लिक एसिड्स की दो वैरायटी, कौन सी? डीएनए एंड आरएनए। अब अगर मैं बायोलॉजी में घुसूं, इसकी बायोलॉजी में घुसूं मैं, तो फिर मैं आपको 10 लेक्चर इसके बारे में बता सकता हूं, फ्रेंकली स्पीकिंग। पर अपने को इसकी बायोलॉजी में नहीं घुसना, अपने को इसकी केमिस्ट्री के ऊपर ध्यान देना है। तो केमिस्ट्री के बारे में बात करते हैं, सिंपल और लॉजिकल बातें करेंगे। सबसे पहली चीज कि आपको उसके फुल फॉर्म्स पता होने चाहिए। डीएनए का फुल फॉर्म पता है बच्चों? क्या है? यस, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। तो आप नोट करेंगे ये बन जाता है डीएनए। अच्छा, इनका नाम न्यूक्लिक एसिड क्यों है, आपको क्या लगता है? What do you think? Why are they named nucleic acid? तो न्यूक्लियस में रहते हैं तो न्यूक्लिक ठीक है, एसिड क्यों? केमिस्ट्री क्या बोलती है भाई? ये एसिडिक रिएक्शन देते होंगे। हाँ, ये एसिडिक रिएक्शन देंगे ना, बेस के साथ रिएक्ट करेंगे, एसिड की तरह बिहेव करेंगे, तो इसलिए हमने इनको एसिड बोला भाई। ये केमिस्ट्री का लॉजिक, और सही भी है। आरएनए क्या है? तो आप बोलोगे राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, अब होता क्या है देखो, जस्ट लाइक प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड अप ऑफ ग्लूकोज यानी कि मोनोसैकेराइड, सेम वे न्यूक्लिक एसिड्स are made up of monomer units। क्या? monomer units called nucleotides। ध्यान से देखो, सुनो समझो। न्यूक्लिक एसिड किससे बने हुए होते हैं? बोलो मेरे साथ। न्यूक्लिक एसिड्स आर मेड अप ऑफ monomer units called nucleotides। सो अगर आपको अब कोई पूछे कि प्रोटीन के मोनोमर यूनिट क्या है, तो आप क्या बोलोगे? प्रोटीन के मोनोमर यूनिट क्या है? सबसे सिंपल यूनिट्स क्या है प्रोटीन के? अमाइनो एसिड। सेम भी आपको कोई पूछे डीएनए या आरएनए के सबसे सिंपल यूनिट क्या है, तो क्या बोलोगे बच्चों? न्यूक्लियोटाइड बोलोगे। वेरी गुड, है ना? तो डीएनए या आरएनए के जो इंडिविजुअल यूनिट्स हैं, जो सबसे सिंपल यूनिट्स हैं, उनको हम कहेंगे न्यूक्लियोटाइड।
अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, ईच न्यूक्लियोटाइड, क्या, ईच न्यूक्लियोटाइड is made up of 3 components. देखो, जैसे मैं कहता हूं मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के अंदर एटम, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये लॉजिक समझता है केमिस्ट्री के बच्चों को, सबको समझता है। वैसे मैं कहूं कि डीएनए, डीएनए किससे बना है? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड के अंदर 3 कंपोनेंट, शुगर, नाइट्रोजन बेस, फॉस्फेट ग्रुप, 3 कंपोनेंट। फिर से सुनना क्या बोला मैंने, इट इज मेड अप ऑफ 3 कंपोनेंट्स। कौन से 3 कंपोनेंट थे? तो सर सबसे पहला था शुगर, दूसरा है नाइट्रोजन बेस, और तीसरा है फॉस्फोरस और फॉस्फेट ग्रुप। बोलो बात समझ में आई, हाँ कि ना? यस, एवरीबडी क्रिस्टल क्लियर? आई नो ये आप लोगों के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा बिकॉज आप पीसीएम स्टूडेंट्स हो, पीसीबी स्टूडेंट्स को ये पिकअप करना बहुत आसान लगता है, नो डाउट। तो अब मैं बोल रहा हूं डीएनए का न्यूक्लियोटाइड, ध्यान से देखना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। डीएनए के न्यूक्लियोटाइड और आरएनए के न्यूक्लियोटाइड में डिफरेंस क्या है, मैं आपको यह समझा रहा हूं। So, अब मैं यहां पर ऊपर लिख देता हूं ऐसे, न्यूक्लियोटाइड ऑफ डीएनए, न्यूक्लियोटाइड ऑफ डीएनए अगर डीएनए मॉलिक्यूल का कोई एक न्यूक्लियोटाइड उठाकर मैं देखता हूं तो मुझे उसमें मिलेगा शुगर, नाइट्रोजन बेस और फॉस्फेट ग्रुप। उसमें शुगर कौन सा होगा बच्चों, आपको क्या लगता है? कौन सा शुगर होगा? सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ। उसमें शुगर होगा डीऑक्सी राइबोज शुगर। कौन सा होगा? बोलो कौन सा होगा गधों, बोलो, विच विल बी द शुगर प्रेजेंट इन डीएनए? डीऑक्सी राइबोज शुगर, है ना? वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कि जो डीएनए मॉलिक्यूल है उसका न्यूक्लियोटाइड अगर हम लोग निकाल कर देखें तो उसमें शुगर होगा डीऑक्सी राइबोज शुगर। अच्छा, उसमें नाइट्रोजन बेस कौन से होंगे? तो नाइट्रोजन बेस उसमें 2 टाइप के होंगे, एक होते हैं प्यूरीन्स, वन इज प्यूरीन्स एंड सेकेंड इज पायरिमिडीन्स। थोड़ा सा टंग ट्विस्टर लगेगा शुरू में। पहले वाले का नाम क्या बोलो? प्यूरीन्स, सेकेंड इज पायरिमिडीन्स। नाइट्रोजन बेस की 2 कैटेगरी, अगेन रिपीट विद मी, नाइट्रोजन बेसिस आर ऑफ 2 टाइप्स। व्हाट आर द 2 टाइप्स? प्यूरीन्स एंड pyrimidines, purines and pyrimidines, ठीक है? एंड लास्ट इज फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप anyone would know, anyone को फॉस्फेट ग्रुप 8th स्टैंडर्ड का बच्चा भी बता देगा। सर फॉस्फेट ग्रुप क्या होता है? फॉस्फेट ग्रुप PO4 3- होता है। इसमें टेंशन है, इजी है। प्यूरीन्स में होते हैं A और G, पायरिमिडीन्स में होते हैं C और T। क्या फंडा है? A से होता है एडिनिन। क्या होता है बोलो? A से क्या होता है? एडिनिन। G से होता है ग्वानीन।
A stands for adenine, G stands for guanine, C stands for cytosine. C stands for cytosine. And T stands for thymine. T stands for thymine. M-I-N-E. T-H-Y-M-I-N-E. Adenine, guanine, cytosine, thymine. फिर से समझो क्या बोला मैंने. 10th में आपने पढ़ा होगा ये. करेक्ट. Nitrogen bases are of two types, purines and pyrimidines. Purines are further divided into two types, adenine, guanine, and pyrimidines are further divided into two types, cytosine and thymine. Now, how does DNA get formed? This is a very important note. That note says A bonds with T via double bond and C bonds with G via triple bond. Bolo. A double bond T and C triple bond G. मतलब ऐसा कह सकते हैं क्या कि एक प्यूरिन हमेशा एक पायरिमिडीन के साथ ही बॉन्ड करेगा. बोलो हाँ कि ना. A purine will always bond with a pyrimidine. A purine is going to bond with a pyrimidine. Simple. है ना. अच्छा, अब ध्यान देना. मैं ये पूरे पार्ट को यहां से कट करके नेक्स्ट पेज पे लिखता हूं. कंपैरिजन के लिए. और इसी को एज इट इज वापस कॉपी कर रहा हूं. मैंने इसको एज इट इज कॉपी कर लिया. आप देखो तो मैंने वहां पे ये लिखा था न्यूक्लियोटाइड ऑफ डीएनए में 3 कंपोनेंट. आप बोलो फिर से वापस 3 कंपोनेंट क्या है. चलो साथ में रिपीट करेंगे. न्यूक्लियोटाइड ऑफ डीएनए कंटेन्स, फर्स्ट इट कंटेन्स अ sugar, nitrogen base and a phosphate group. Sugar is nahin, that will not be asked. This is just from your theoretical point of view that you have to remember that it has 3 components. स्ट्रक्चर वगैरह आपको नहीं बना के पूछेंगे, डोंट वरी. ठीक है. Now the sugar of DNA is deoxyribose sugar. क्या है? डिऑक्सी. मैं वही कह रहा हूं, वैसा नहीं होगा. वैसे क्वेश्चन नहीं आते आपको, है ना. वैसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे, डोंट वरी. देखो यहां पे दूसरा आएगा नाइट्रोजन बेस 2 टाइप्स, प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन्स. प्यूरिन्स आर एडेनिन, गुआनिन, पायरिमिडीन्स आर साइटोसिन, थाइमिन, एंड फॉस्फेट ग्रुप इज PO4. नाउ आई विल चेंज माइनर थिंग्स. थोड़ी सी चीजें मैं यहां पे चेंज कर रहा हूं, ध्यान से देखो. सपोज आई टेल यू नाउ यू हैव टू राइट दिस फॉर RNA. Is there a major difference? That's the question. Note, is there a major difference? The answer is no. It still has a sugar, nitrogen base and phosphate group. क्यों? क्योंकि वो उसका भाई है, उसका न्यूक्लिक एसिड ही जैसे डीएनए था वैसे आरएनए भी है, तो इसका भी न्यूक्लियोटाइड होगा. The only difference, ध्यान देना, the only difference is instead of deoxyribose now the sugar is ribose. बोलो हाँ कि ना. क्या फर्क हुआ? पहले वाले में
डीऑक्सी राइबोस शुगर था, अभी भी शुगर है, यस, सिर्फ डिफरेंस ये कि पहले डीऑक्सी राइबोस था, अभी राइबोस शुगर है। बोलो यस और नो, है ना? अच्छा, नाइट्रोजन बेस डीएनए के पास भी था, आरएनए के पास भी है। प्यूरिन पायरिमिडीन, यस सर। एडेनिन गुआनिन, यस सर। साइटोसिन थाइमिन, यस, बट ओनली माइनर डिफरेंसेस। इंस्टेड ऑफ थाइमिन, you have another one called uracil. क्या है नाम बोलो? uracil। बस इतना सा डिफरेंस है। तो यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों? AU और फिर GC ऐसा होगा। समझे बात को? मतलब एडेनिन वॉज गोइंग विथ थाइमिन, कहां पे? डीएनए में, बट आरएनए में थाइमिन है ही नहीं। क्या है? यूरासिल है। फॉस्फेट ग्रुप एज इट इज रहेगा, कोई टेंशन नहीं। तो अगर मैं कंपेयर करूं साइड बाय साइड, तो अब आप मुझे बता सकते हो कि डीएनए और आरएनए में डिफरेंसेस क्या क्या है। पहला डिफरेंस क्या है? शुगर का। डीएनए का शुगर कौन सा था बोलो? डीएनए का शुगर था डीऑक्सी राइबोस, और आरएनए का शुगर है राइबोस, ऑब्वियसली। अच्छा, डीएनए में नाइट्रोजन बेसिस कौन से थे? कोई पूछेगा तो क्या बोलोगे? सर एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन। आरएनए में कौन से नाइट्रोजन बेसिस है? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड यूरासिल। बस इतना डिफरेंस है यार, इतना इजी है। नाउ वेयर यू विल फाइंड, आपके रेफरेंस बुक्स में, आपके क्लासेस के नोट्स में ये सुपर कॉम्प्लिकेट किया गया है, बहुत कॉम्प्लिकेट किया जाता है इसको, जबकि एक्चुअली ये है नहीं। ऑल यू हैव टू रिमेंबर इज इट्स अ 5 कार्बन शुगर, इट्स अ 5 कार्बन शुगर। अच्छा, इसमें लॉजिक कहां पर है? देखो लॉजिक क्या लगाना है आपको, और बहुत सिंपल लॉजिक लगाना है। आरएनए के शुगर में ऑक्सीजन ज्यादा है कि डीएनए के शुगर में ऑक्सीजन ज्यादा है? क्या लगता है? आरएनए के शुगर में ऑक्सीजन एटम ज्यादा है कि डीएनए के शुगर में ऑक्सीजन एटम ज्यादा है? ऑब्वियसली। क्यों? इधर राइबोज है और इधर डीऑक्सी है। डीऑक्सी मतलब एक ऑक्सीजन कम या ज्यादा? कम, बात खत्म। तो डीएनए में एक ऑक्सीजन कम, खत्म यार, इतना इजी पार्ट है। एट कार्बन नंबर 2, ये इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू कि ऑक्सीजन निकाला वो तो ठीक है, कहां से निकाला ब्रो? किधर से निकाला? सेकंड नंबर के कार्बन से एक ऑक्सीजन निकाल दिया। बोलो बात समझ में आई? हाँ की ना? यस, इजी है, इजी है। अच्छा, जो मैंने कहा कि कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर आपको आपके टेक्स्ट बुक में भी मिलेंगे, आपके क्लासेस के नोट्स में भी मिलेंगे, थोड़े कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, वो कैसे जरा समझते हैं। मैंने कहा राइबोस 5 कार्बन का शुगर है, तो आपको मैं ये बहुत डिटेल में करा चुका हूँ कार्बोहाइड्रेट्स में, बट फिर भी बता देता हूँ। 5 कार्बन मुझे वर्टिकली उसका फिशर प्रोजेक्शन लिखना है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? आप बोलोगे हाँ सर, ये तो आपके लिए अब इजी है ना। इधर CH2OH, राइबोस अल्डो हेक्सोज है, अल्डो पेंटोज है, सॉरी। तो ये रहा एल्डिहाइड ग्रुप। डी फॉर्म लिखो या एल फॉर्म लिखो? चलो बताओ जल्दी। नेचुरल है तो डी क्या, डी रहेगा कि एल रहेगा? डी रहेगा। तो इसका OH, ये वाले कार्बन का OH राइट की लेफ्ट? राइट। मतलब ये रहा OH, OH, H, OH, H और H, OH। कितना इजी हो गया, लिख लिया आपने राइबोस। इतना इजी है यार, कौन सी बड़ी बात है ना? अब मैंने क्या बोला? सेकंड नंबर के कार्बन से एक ऑक्सीजन हटा दो, तो मैं अगर इसको हटा दूं तो ये हो गया डीऑक्सी राइबोस। बस क्या है, इतना इजी हो गया यार। तो देखिए राइबोस, और यही सेम टू सेम अगर मुझे डीऑक्सी राइबोस बनाना है तो क्या करूंगा? सेकंड नंबर के कार्बन से एक O हटा दूंगा।
बस ये इधर इधर मस्त कॉपी कंपेयर, ये रहेगा डी ऑक्सी राइबोस। तो डी ऑक्सी राइबोस कैसा रहेगा, सिर्फ ये पोजीशन का एक ओ हटा दिया और सिर्फ एच लगा दिया। यहाँ पे एच तो था ही पहले से। चेक करो क्या इन दोनों में बस सब कुछ सेम है, सिर्फ एक ऑक्सीजन का फर्क है। हाँ आप बोलोगे यस सर। अच्छा इसको मैं हैवर्थ प्रोजेक्शन में लिख सकता हूं, बोलो यस और नो। ये फिशर है ना, हैवर्थ मतलब साइक्लिक या नॉन साइक्लिक, साइक्लिक फॉर्म। हैवर्थ मतलब साइक्लिक फॉर्म, तो मैं इसको साइक्लिक फॉर्म में भी तो लिख सकता हूं, है ना। तो साइक्लिक फॉर्म में जब आप इसको लिखोगे तो आप कैसे लिखोगे, पांच कार्बन का चेन, तो आप ऐसा लिखोगे इसको, सेम फंडे जो हमने लगाए थे, कार्बन नंबर 1 2 3 4, और जो लास्ट वाला है वो सबसे ऊपर आएगा हमेशा। अब यहाँ पे 6 नहीं है, यहाँ पे 5 है, तो लास्ट वाला हमेशा ऊपर आता है। फर्स्ट वाले में OH ग्रुप इधर आ गया, H इधर आ गया, सेकेंड वाले में H OH फिर OH H फिर OH। बाकी सब फंडे बोलो एग्जैक्टली सेम है, हाँ कि ना, है ना। बस डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि इधर कार्बन नंबर 1 पे नाइट्रोजन बेस लगा दो और कार्बन नंबर 5 पे फॉस्फेट लगा दो, बन गया न्यूक्लियोटाइड। शुगर लो, शुगर के फर्स्ट कार्बन पे नाइट्रोजन बेस लगाओ और 5th कार्बन पे फॉस्फेट लगा दो, बस इतना ही फर्क है। अगर आप अब देखेंगे ध्यान से तो आप नोट करेंगे पेज नंबर 318 318। तुम लोगों को पेज नंबर भी सुना ही नहीं देता वैसे तो, ध्यान से सुनो। पेज नंबर 318 318 जो मैंने अभी यहां पर बनाया, सेम टू सेम वहां पर उन्होंने रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, शुगर फॉस्फेट बैकबोन करके एक डायग्राम दिया, मिला सबको। पेज नंबर 318 आप नोट करो क्या है, शुगर के ऊपर बेस और फॉस्फेट, फिर वापस शुगर के ऊपर बेस और फॉस्फेट, फिर शुगर के ऊपर बेस और फॉस्फेट, ऐसा कंटिन्यूसली उन्होंने एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया हुआ है। बस डिफरेंस ये है कि अगर वो शुगर डीऑक्सी राइबोज होता तो डीएनए होता, और राइबोज होता तो क्या होता बच्चों, आरएनए होता। बात ही खत्म हो गया यार। अच्छा और एक अच्छा इंपॉर्टेंट प्यारा सा एमसीक्यू क्वेश्चन, मैंने इन 3 कंपोनेंट्स को मिलाकर क्या बनता है, क्या बोला आपको, न्यूक्लियोटाइड। क्या बनता है, न्यूक्लियोटाइड, है ना। अच्छा तो अब ये एक छोटी सी नोट आप लिखेंगे, बस दैट इज द मेन थिंग। नोट क्या है कि शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस, क्या, शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस, अगर सिर्फ ये 2 चीजें मिलाई ना तो क्या बना मालूम है, न्यूक्लियोसाइड बना। क्या बना, न्यूक्लियोसाइड। आप बोलोगे ये सर ये नया क्या है ना, न्यूक्लियोसाइड। और अगर शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस प्लस फॉस्फेट होता तो क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं अपन, अभी बोला मैंने, न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। तो मैथ्स का तो आप लोगों को नॉलेज है ही। कैन आई से देयरफॉर न्यूक्लियोसाइड is actually nucleoside plus phosphate is actually nucleotide। बोलो हाँ कि ना, बस। तो ये छोटा सा एक नोट आपको लिख कर रखना है। एंड लास्ट पेज ऑफ द चैप्टर यू विल मार्क 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है शॉर्ट नोट के लिए। पेज नंबर 319 319 पे प्लीज मार्क करो, वॉटसन एंड क्रिक, जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक, प्लीज मार्क द 2 साइंटिस्ट
who gave us the structure of DNA. इनको नोबेल प्राइज मिला था 1962 में, मिला था नोबेल प्राइज। 1953 में इन्होंने स्ट्रक्चर बताया, इसके बाद इनको नोबेल प्राइज मिला डीएनए का स्ट्रक्चर डिस्कवर करने के लिए। सबको नाम मिले, बोलो हाँ कि ना। पेज 319 डीएनए डबल हेलिक्स का पैराग्राफ, फर्स्ट लाइन, जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक gave us the DNA structure. That is one. Second, जो lines है, DNA is a right-handed double helix. Human DNA, अच्छा ये human DNA की बात हो रही, by the way, यूकैरियोटिक human DNA, ठीक है। अगेन मैं बायोलॉजी में बहुत सारा घुस सकता हूँ, आप कुछ बायोलॉजी में घुस सकता हूँ अगर आपको चाहिए तो बहुत डिटेल में, बट नॉट रिक्वायर्ड। Good. Okay, so what I have written here is that sugar plus nitrogen base is nucleoside, sugar plus nitrogen base plus phosphate is nucleotide, so nucleoside plus phosphate is nucleotide, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पर वॉटसन एंड क्रिक का मॉडल, तो डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड राइट हैंडेड हेलिक्स। उसका मतलब जरा समझाता हूं, देखो यहां पर डीएनए में ऐसा कर्व्ड स्ट्रक्चर है और ये दो स्ट्रैंड्स होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, दो अलग अलग स्ट्रैंड्स, यानी कि इमेजिन करो दिस इज वन स्ट्रैंड ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, अनदर स्ट्रैंड ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, एंड यू प्लेस बोथ ऑफ देम टुगेदर एंड टर्न देम टुगेदर क्लॉकवाइज, मतलब टू द राइट हैंड साइड। इसको हम लोग कहते हैं डबल स्ट्रैंडेड, यानी कि दो थ्रेड वाला राइट हैंडेड क्या है, बोलो, डबल स्ट्रैंडेड राइट हैंडेड हेलिक्स। हेलिक्स का मतलब आप लोग फिजिक्स में किया होगा, समझते हो। हेलिक्स का मतलब ट्विस्टेड स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलते हैं, हेलिक्स। जैसे स्क्रू होता है वो हेलिकल स्ट्रक्चर होता है ना, वैसा। ओके, 5-3 एंड में मैं नहीं जा रहा, वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है आपके लिए। शुगर और फॉस्फेट की बैकबोन होती है, ठीक है, एंड ए और टी के बीच में डबल बॉन्ड्स और सी और जी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं। यानी कि ऐसा बोल सकते हैं ए और टी डबल बॉन्ड्स, ये जो डबल बॉन्ड ये कौन से होते हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, यस, है ना। और सी ट्रिपल बॉन्ड, सी मतलब यहां पर भी ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं बॉस। सो देयरफॉर इससे हम लोग ये कंक्लूजन निकालते हैं कि ए एंड टी एंड सी एंड जी आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब कि ए हमेशा टी के साथ ही जाएगा और सी हमेशा जी के साथ ही जाएगा। दैट इज व्हाई दे आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स। बात समझ में आ गई। एंड आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, लॉजिकली देखो, A is pairing with T and C is pairing with G. मतलब can I say one purine will always pair with a pyrimidine? Yes or no? So ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये टेक्स्ट बुक में नहीं लिखा हुआ डायरेक्टली, बट आपको पता होना चाहिए। नंबर ऑफ प्यूरिन्स विल ऑलवेज बी इक्वल टू नंबर ऑफ पायरिमिडीन्स। बोलो यस और नो। ऐसा क्यों है? बिकॉज जितने प्यूरिन होंगे सामने उतने पायरिमिडीन भी होने चाहिए। Why? Because purine will always pair with a pyrimidine. बोलो बात समझ में आई, हाँ कि ना? सबको ये क्लियर हुआ? सो प्यूरिन एंड पायरिमिडीन रेशियो ऑफ डीएनए का, आपको ये बोर्ड एग्जाम का भी बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। वन सेंटेंस, वो जो 1 मार्क आंसर आते हैं आपको, ठीक है, कि why is DNA said to be having purine pyrimidine ratio as 1? तो आप क्या लिखोगे? Because of complementary pairing of AT and GC। बस इतना सिंपल आपको लिखना है। आई होप दैट इज एब्सोल्युटली क्लियर। सो रेशियो ऑफ प्यूरिन टू पायरिमिडीन इज 1:1। ठीक है बच्चों?
Yes, so that finishes off the all the main topics of this biomolecule chapter.